अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देखें पूरा मुकालमा। नाज़रीन, आज हमने कर्ज चुका दिया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान मरसूस के जरिए भारत को करारा जवाब दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को नकारा बना दिया गया और ऐसा जवाब दिया गया जिसका भारत ने कभी सोचा भी नहीं था। और वो पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि क्या पाकिस्तान को जवाब दे पाएगा भी कि नहीं दे पाएगा। लेकिन आज अल सुबह जब हमने बुज़दिल दुश्मन के ऊपर नमाज के वक़्त अपना अल्लाह अल्लाह करके जब हमने एक ऑपरेशन शुरू किया तो दुनिया को खुद ही पता चल गया। गुज़श्ता रोज़ हमारे DG ISPR ने कहा था कि जब हम जवाब देंगे तो फिर दुनिया को पता चल जाएगा, फिर ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमने ये किया। यही हुआ कि फिर भारत की चीखें निकल गई और दुनिया को खुद ही पता चला कि वाकई ही पाकिस्तान जो है वो जवाब देने के काबिल है। और जवाब दे के पाकिस्तान ने बता दिया, ऐसे जवाब दिया कि अब हिंदुस्तान ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि हमने गलत काम कर लिया। हमने एक ऐसी जरी फौज को ललकार दिया है कि जिसके सामने हमारी कोई औकात ही नहीं है। और इस अंदाज में सुबह हमारे अफवाज पाकिस्तान ने अपना बदला लिया है कि आज भारत ये सोचने पे मजबूर है, बल्कि चीखें पे चीखें मार रहा है कि नहीं, अब हम मजीद जो है वो किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहते। और आलमी सतह पे भी इस बात को मान लिया गया है कि वाकई पाकिस्तानी अफवाज हैं, जब वो बदला लेने पे आई तो उन्होंने बदला लेके बताया। इस हवाले से कुछ थोड़ी सी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता चलूं। एक तो भारत की उदम पर पठानकोट एयरबेस और ब्रह्मोस स्टोरेज को तबाह किया गया, ये बड़ी अहम बात है कि जहां पे मिसाइल की स्टोरेज की गई थी। दूसरा, साइबर अटैक के जरिए भारत के 70% जो बिजली के ग्रिड थे उनको नाकारा बना दिया गया। और फिर तीसरा ये कि भारत ब्रिगेड हेडक्वार्टर के G10 टॉप तबाह कर दिया गया। इसके अलावा JF थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत के S-400 सिस्टम तबाह किया, जो बहुत सबसे मेन बात है कि ये एक ऐसा सिस्टम था जिसके जरिए एयर डिफेंस उनका बिल्कुल बर्बाद हो गया। फिर इसके बाद बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। ये एक साइबर थ्रेट भी दिया गया है भारत को। हर तरफ से भारत को इस वक्त पाकिस्तान से थ्रेट है और इस वक्त भारत परेशान है कि हमारे साथ हुआ क्या है, उसको समझ नहीं आ रही है। फिर भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड भी तबाह कर दी गई, मुतअद्दिद एयरफील्ड तबाह की गई। भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन को भी तबाह किया गया। फिर इसके अलावा राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला जो भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबीती मरकज था वो भी तबाह कर दिया गया। ये बात बड़ी अहमियत की हामल है कि राजौरी में जो दहशतगर्दी कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, जिसका हम रोज रोज यहाँ पे तस्करा करते हैं कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, तो ये वो दहशतगर्दी का मरकज था कि जिसके ऊपर पाकिस्तान ने हमला करके उसको तबाह कर दिया है, जो कि बुराई की असल जड़ थी। फिर इसके अलावा भारत के 2500 से जायद सर्वेलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। यानी देखें कि पाकिस्तान ने बैक वक्त उनका एयर सिस्टम भी ब्लॉक किया, फिर उनके ऊपर फौजी हमले भी किए और इसके अलावा 2500 से ज्यादा उनके जो सर्वेलेंस कैमरे हैं उनको भी तबाह किया। फिर भारतीय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी के ऊपर भी साइबर हमला किया और इसके अलावा भारत के सरसा एयरफील्ड भी तबाह कर दी। ये चंद चीदा जो चीजें अभी सामने आई हैं, अभी मजीद बहुत कुछ सामने आना बाकी है, चूंकि इतनी सूरत के साथ, इतनी तेजी के साथ पाकिस्तान की तरफ से भारत को जवाब दिया गया कि जिसका भारत को यकीन भी नहीं था। और भारत ये समझ रहा था कि शायद मैंने मालदीव या नेपाल जैसे किसी मुल्क के ऊपर मैंने जारियत की है तो वापस कुछ नहीं होना। बेसिकली ये बहुत ज़रूरी था कि हमें अपने डिटरेंस को कायम रखना, उसको रीअश्योर रखना बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज भारत के जहन में यही था कि जब चाहे हम कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर लें, कोई भी बहाना बना ले, पुलवामा का बहाना बना ले, हम पहलगाम का बहाना बना लें, कोई भी बहाना बना ले। लेकिन मेरा ख्याल है वो एक दौर ख़त्म हो चुका है कि भारत अब किसी बहाने के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर होने की कोशिश करेगा। पहली बात यह है कि वो 7 मई को जब वो हमला आवर होने की उसने कोशिश की, तभी पाकिस्तान ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके राफेल तैयारे उसकी अपनी ही सरजमीन के ऊपर गिरा दिए गए। ये एक बहुत बड़ी उनके लिए एक वार्निंग थी, लेकिन उनको एक बात समझ नहीं
आई, फिर उन्होंने अपनी शरारतों का सिलसिला ख़त्म नहीं किया, फिर उन्होंने यहाँ पे 77 से ज़्यादा इसराइली साख्ता ड्रोन भेज दिए और जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने बहुत तेज़ी से तमाम ड्रोन्स को नाकारा बना के नीचे गिरा दिया, ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। लेकिन फिर इसका भी उनको याद नहीं रहा। फिर उन्होंने रात हमारे एयर बेसिस के ऊपर, 3 एयर बेसिस के ऊपर, नूर खान एयर बेस, मुरीद एयर बेस, शोरकोट एयर बेस के ऊपर फिर हमला करने की कोशिश की, एक नाकाम हमला जिससे बिल्कुल अल्लाह ने हमें बचा लिया है। इसके बाद क्या रह गया था पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। पाकिस्तान वो मुल्क है, इंतहाई जिम्मेदार मुल्क है और बहुत सुलह रहमी से, अमन व आश्ती से इस दुनिया के अंदर रहना चाहता है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन पानी चूंकि सर से गुजर गया है। भारत ने जंग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी थी, कोई इसका हल नहीं था और अफवाज पाकिस्तान के पास सिविल हुकूमत का इख्तियार भी था, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी ने भी अफवाज पाकिस्तान को ये इख्तियार दे दिया था कि जब चाहे, जैसे चाहे, मुनासिब उस वक़्त आप अपना बदला ले सकते हैं। कोई वजह अब बाकी नहीं रह गई थी। पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन जब पानी सर से गुजर गया तो कोई हल नहीं था। फिर अल सुबह आज जिस ऑपरेशन का आगाज किया गया, ये वो हतमी ऑपरेशन था जिसने भारत की चीखें निकाल दी और खुद भारतीय जो तर्जमान है उसने ये बात तस्लीम की है कि हमें कारी ज़रब लगी है और हमें बहुत नुकसान हुआ है और पूरी दुनिया हमारी इस कामयाब कार्रवाई की जो है वो तस्दीक भी कर रही है। इस हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर मुश्ताक अहमद साहब, आप मेंबर हैं सूबाई असम्बली के, आपका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है रफ़ीउल्लाह न्याज़ी साहब ने। रफ़ीउल्लाह न्याज़ी साहब जो है वो तजियाकार हैं। जनाब ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो आज दिफा किया गया, अपने मुल्क का जवाब दिया गया, बहुत जुर्रतमंदी से, बड़े टेक्नोलॉजी से लैस होके, आप समझते हैं कि आलमी सतह का एक बेहतरीन जवाब था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवी भाई, जो पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने पिछले 2-3 दिन से जो हिंदुस्तान को जवाब दिया है, मैं समझता हूँ इसकी मिसाल इस मॉडर्न वर्ल्ड और सब कॉन्टिनेंट में नहीं मिलती। सही। हिंदुस्तान को बहुत बड़ी गलतफहमी थी और ख़ास करके मोदी साहब को ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी और हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। सही। उन्होंने पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश की और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो पहलगाम में हुआ था उसको पाकिस्तान को दबाने की और पाकिस्तान को मरऊब करने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। सही। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी कौम आज सलूट की मुस्तहिक है। पाकिस्तानी कौम और हर बच्चा अपनी फौज के ऊपर और अपनी कौम के ऊपर फख्र महसूस कर सकता है कि हमने हिंदुस्तान का वो गरूर तोड़ा है। सही। और इस गरूर को तोड़ने की बुनियादी वजह यह है कि हमने अपना दिफा का हक इस्तेमाल किया है। सही। पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप, चाहे वो मिलिट्री हो, वो सिविल लीडरशिप हो, जो भी इस वक्त मुख्तदार हल्के हैं, हम सब ने हिंदुस्तान को ये कहा, इंटरनेशनल फोरम पे कहा कि आए इस वाक़े की तहकीकात करें। लेकिन हिंदुस्तान कोई गरूर और तकब्बर में डूबा हुआ था, उसने किसी की नहीं सुनी और पाकिस्तान के ऊपर पिछले 2-3-4 दिनों में पै दर पै हमले किए जिनकी कोई वजह नहीं थी और जिसका कोई इखलाकी जवाब मौजूद नहीं था। उनके पास कोई इसकी सॉलिड रीजन नहीं थी। लेकिन जैसे वो कहते हैं इंडियन के बारे में, पहले मशहूर है कि ये वो भूत हैं, जब तक इनको जूते न पड़े ये बात नहीं समझते। सही। आज इनको रिटेलिएशन हुई है। इनके वो निज़ाम, जब आप आगे डिस्कशन होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से निज़ाम को हमने तबाह बर्बाद किया है। सही। आज वो पहली दफा उनके मुंह से बात निकली है डी एस्केलेशन वाली। जी। मैं इसके ऊपर सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमें डी एस्केलेशन बिल्कुल करनी चाहिए। हम एक दिफाई जो है दिफा की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हमें हिंदुस्तान की नीयत के ऊपर कभी भी मुकम्मल तौर पे एतबार नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल आपकी आवाज़ अभी नहीं आ रही है। रफ़ीउल्लाह न्याज़ी साहब, कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से किस तरह करारा जवाब दिया कि अब हिंदुस्तान जो है वो माफ़ी मांगने पे आ गया है, उन्होंने वाकई तस्लीम किया है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है? शुक्रिया अलवी साहब। मैं ये समझता हूँ कि पाक फ़ौज ने
मल्टी जो फील्ड्स है उसमें ज़बरदस्त जवाब दिया है। हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं और जिस तरह कौम का, मुल्क का दिफा करने का हक था वो उन्होंने अदा कर दिया है। सही। मैं मल्टी फील्ड की इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर हम देखते हैं कि जो डिफेंसिव नैरेटिव बिल्ड किया गया ज़बरदस्त था और लाजवाब था, और उसके मुकाबले जो इंडियन जो डिफेंस नैरेटिव था वो ठुस हो गया। इसी तरह मैं देख रहा हूं कि जो साइबर आपने असॉल्ट किया है इंडिया पे वो भी ज़बरदस्त है, उसका भी कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा मीडिया जो है, पाकिस्तान का मीडिया, उसने रोल प्ले किया है, पॉजिटिव रोल प्ले किया है और ज़बरदस्त रोल प्ले किया है, इसकी भी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन मैं जो चीज़ महसूस करता हूं कि हमारा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है ना वो कोई ख़ास नहीं है। चाहिए तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर, तमाम जमातों के सरबराह को बुलाकर, फौज के शाना बशाना, पाक आर्मी शाना बजाय एक डिफेंस नैरेटिव के साथ एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी वो मेक करते और इससे एक अच्छा मैसेज आता। और मैं ये बताता चलूँ कि जहाँ तक मिलिट्री इंडिया का तल्लक है तो इंडिया जो है ना वो शायद इस गरूर में था कि मैं चूंकि सबसे बड़ी एक ताकत हूं, मेरे पास सबसे बड़ी फौज है, सबसे ज्यादा बड़े तादाद में टैंक है, मेरे पास जनाब ये इजराइल का लाया हुआ वो ड्रोन्स हैं, वेपन हैं, लिहाजा मैं पाकिस्तान को दबा लूंगा और पाकिस्तान को दबाकर पाकिस्तान इंड्यूस करूंगा कि वो एटॉमिक वार जो है ना वो शुरू करे। लेकिन पाकिस्तान एक जिम्मेदार स्टेट है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के स्पेशली जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसने जबरदस्त रोल प्ले किया, उसने सिर्फ रिटेलिएशन की, उसने दिफा किया। ये हमारा आईनी, कानूनी, अखलाकी और इंटरनेशनल जो चार्टर है उसके मुताबिक हमारा ये राइट बनता था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, देखें क्या अच्छा होता कि तमाम पॉलिटिकल सरबराहान जो है ना वो जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो पाक आर्मी है वो उनका इजलास, उनकी मीटिंग कन्वीन करके वो अपने आज भी बिला किसी तासब के तमाम पॉलिटिकल पार्टी, इवन उनके पूरी कौम का बच्चा जो मिलिट्री के साथ खड़ा है, दिफा के लिए हम कुर्बान उनके तैयार खड़ा है। और लोग देखें जब ड्रोन गिराती है आर्मी और खुशियां जो है ना पूरे मुल्क में मनाई जाती हैं। और इतनी बड़ी जुर्रत, इतना बड़ा एतमाद मैंने आज तक किसी कौम में नहीं देखा। ये पूरी कौम को भी मैं शाबाश देता हूँ और उसे भी सलूट पेश करता हूँ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल अब्दुर्रहमान भाई, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी अब्दुर्रहमान, आज तो हमने कर्ज चुका दिया और ऑपरेशन बनियान मरसूस के जरिए हमने भारत को तगड़ा जवाब दे दिया है। आप क्या समझते हैं कि जिस लेवल पे ये जवाब दिया गया है, जिस लेवल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिस लेवल की जुर्रत और हिम्मत का इस्तेमाल किया गया है, क्या ये मिसाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलवी साहब, आपने मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। भारत जो था वो नफाजी कर रहा था, पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली जवाब दे के दिखाया है। और बहुत सारे जो शकूक व शुबहात थे पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के हवाले से, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से जो गलत फहमियां थी, वो न सिर्फ भारत को वो गलत फहमियां दूर हो गई हैं बल्कि अमेरिका तक उस हमले की गूंज सुनाई दे रही। जी बिल्कुल। जो लोग सीरियस नहीं ले रहे थे पाकिस्तान की इस बात को कि आप इस मामले को जंग की तरफ ना लेकर जाएं, अगर ये मामला जंग की तरफ गया तो फिर पाकिस्तान किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं करेगा। और फिर हमने देखा है, हमने कहा था कि आपको जब हम अटैक करेंगे दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा और कौम नहीं दुनिया गवाही देगी। और आज आप देख रहे हैं कि इंडियन सोल्जर्स टीवी चैनल्स पर आकर ब्रीफिंग दे रहे हैं कि ये हम नहीं कह रहे, ये इंडियन आर्मी कह रही है कि पाकिस्तान की फौज ने 26 से ज्यादा मकामात को टारगेट किया है। ये इंडियन फौज कह रही है कि हमारे जो दिफाई असासे हैं उनको नुकसान पहुंचा है। ये इंडियन फौज है जो अब रहम की भीख मांग रही है, पाकिस्तान से अपील कर रही है। अब अमेरिकन के पांव पकड़ रहे हैं, अब सऊदीज के पांव पकड़ रहे हैं, अब टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं, अब जान बख्शी की दुआएं कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की कौम का अज़म और हौसला है। यानी कि एक प्रॉब्लम ये है कि मोदी ने बहुत सारी मिसकैलकुलेशंस की हैं। मोदी को ये लग रहा था
कि पाकिस्तान के अंदर जो एक पॉलिटिकल डिवीजन है उसको शायद हम कैश कर लेंगे, पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको शायद हम कैश कर लेंगे, पाकिस्तान को जिस किस्म की मल्टीपल दहशतगर्दी का सामना है, उनकी कैलकुलेशन क्या थी? उनको लग रहा था कि बलोचिस्तान पाकिस्तान की आर्मी के कंट्रोल में नहीं आ सकता, उन्हें गलतफहमी थी। सब गलतफहमियां दूर हो गई। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज ये देख, आज इस वॉर को, इस अटैक को दुनिया की जो डिफेंस स्ट्रेटजीज हैं उनके अंदर डिस्कस किया जा रहा है, इस हाइब्रिड वॉर को। और ये वॉर अब कन्वेंशनल वॉर नहीं है। वो कि पहले कहते थे ना कि घर में घुस के मारेंगे, हमने उन्हें बताया है कि हम तुम्हें घर में बैठकर मारेंगे, घुसने की नौबत ही नहीं आएगी। और आप ये देखिए कि पहले क्या हो रहा था, बॉल टू बॉल कमेंट्री हो रही थी। जरा जो फेक न्यूज का एलिमेंट था, जो इंडियन मीडिया हवास बाख्ता था, आप उसकी परफॉर्मेंस को 24 घंटे में इवैल्यूएट कीजिए। सबसे पहली चीज जो पाकिस्तान ने की है, इन्होंने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया था। पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में इन्हें तारे दिखाए हैं। जी बिल्कुल, और बता के हमला किया हमने। बिल्कुल, वीडियोस लॉन्च की हैं बाकायदा तौर पे। और आप ये देखिए कि उन बच्चों का नाम उन मिसाइल्स के ऊपर लिखा है, उन शहीदों का नाम लिखा है कि भाई ये हमारी कमिटमेंट थी कि तुम्हारे खून के एक एक कतरे का पाकिस्तान हिसाब लेगा। और ये अभी हिसाब किताब शुरू हुआ है, अभी ये खत्म नहीं हुई। बात ये है कि वॉर ऑफ नर्व्स है, ये वॉर ऑफ कम्युनिकेशन है। और आज ये देखिए कि जब नुकसान की बारी आई, जैसा मुंह वैसी चपेट खाने का वक्त आया, तो इंडियन मीडिया के ऊपर एक पाबंदी लगा दी गई, सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई। आप लाइव कवरेज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जब आपको विजुअल्स की इजाजत ना दे, आप दिखा नहीं सकते। ओ भाई क्यों? आज तो कौम को बताओ, तुम तो कह रहे थे लाहौर फतह हो गया, तुम बस वो तो झूठ था ना, झूठ था अब्दुर्रहमान। जब सच की बारी आई तो फिर आप सच तो नहीं दिखाया जा सकता। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? की आवाज? जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के एतबार से आज जो हमने जवाब दिया है उसकी क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस है, और ये टेक्नोलॉजी जो है ये कितनी अरफा आला है और कितनी जदीद है कि जिसके लिए जो भारत का डिफेंस सिस्टम था उसको जाम कर दिया गया? अलवी भाई, आप दो चीजों को ज़हन में रखिएगा कि जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल बॉर्डर और वर्किंग बाउंड्री और LOC के अक्रॉस हमला किया, तो उन्होंने ज्यादातर इनोसेंट जो सिविलियन थे उनके ऊपर टारगेट किया। जबकि पाकिस्तान ने उनके पहले दिन कहा था कि हम आपके मिलिट्री टारगेट्स को डिजिग्नेट करेंगे और उनको तबाह बर्बाद करेंगे। जी बिल्कुल। अब अगर आप देखें, उसी पैराए में आप देखें, तो जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की है, मैं यहां पे लिंक करना चाहूंगा कि हमने उनके बुनियादी तौर पे दो बहुत ही अहम, सेंसिटिव और मैं समझता हूं कि ये वेल डिफाइंड और वेल प्रोटेक्टेड चीजें होंगी जी। एक तो उनका जो S-400 सिस्टम था जी, और दूसरा उनका जो ब्रह्मोस का जो इंटरकॉन्टिनेंटल जो वार कैरियर है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जी, उसका जो स्टोरेज डैम था, हमने उसको टारगेट किया जी बिल्कुल। आप ये अंदाजा करें कि इन दो चीजों के अलावा या इनसे ज्यादा इंडिया के अंदर कोई और मिलिट्री इंस्टॉलेशन होगी जो वेल प्रोटेक्टेड होगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये तो अहम तरीन अगर ब्राह्मोस के डेपो को भी हमने उड़ा दिया जी, और उनका जो एयर डिफेंस और एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 था उसको भी उड़ा दिया। ये दोनों चीजें खुद ब खुद इस बात का एतराफ हैं कि पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजिकल, जब हम पहले कह रहे थे, बात हो रही थी कि ये मल्टी डायमेंशनल जो एक वार हो रही है, तो जो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन थी, हमने उसके अंदर इंडिया के घर में जाके मात दी है जी बिल्कुल। जहां तक हमारी टेक्नोलॉजी की सुपीरियरिटी का ताल्लुक है, उसको इस्टेब्लिश पूरी दुनिया में कर दिया गया है।
और इंशाल्लाह ये आगे जो अगर इंडिया इस एस्केलेटरी जो लैडर है इसको बढ़ाता है तो इंशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया को तबाह बर्बाद कर देगी। और खास करके जब इसके साथ लोगों का अज़्म, अफवाज पाकिस्तान का अज़्म, लोगों की दुआएं और ट्रेनिंग साथ शामिल हो तो इंशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी इंडिया की तबाही बर्बादी का बायस बनेगी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल, इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा न्याज़ी साहब, आप कैसे देखते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने आज रिस्पॉन्ड किया, दुनिया इसको किस नज़र से देख रही है? आज आप इंटरनेशनल मीडिया देखते रहे हैं, दुनिया क्या देख रही है, हमारे बारे में क्या सोच रही है? कि पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा था कि शायद ये तो जवाब ही ना दे सके, लेकिन जब इतना मिसाली जवाब दिया गया कि दुनिया शिशदर रह गई। देखें अलवी साहब, अभी तो हमने रिटेलिएशन की है ना जी, हमने जवाब दी, हमने अभी हमला नहीं किया। हमारा जवाब इतना जबरदस्त था और बिल्कुल जो जंग के असूल है, रूल ऑफ गेम्स है, उसके अंडर हमने काम किया है, हमने जवाब दिया है और इसकी एक्नॉलेजमेंट जो है ना वो आ रही है इंटरनेशनल जो कम्युनिटी से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया इतना बदमस्त और इतना मतलब एक गंदा मुल्क है, मूडी खासकर देखें, ये जंग में ये तयशुदा है, जो इंटरनेशनल जो चार्टर है जंग का, उसमें यह है कि शहरी आबादी, हॉस्पिटल, इबादत गांव पे फायरिंग नहीं होगी, शेलिंग नहीं होगी। इन्होंने मस्जिद पे शेलिंग की, इन्होंने कल ननकाना बाबा गुरु नानक का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है उसके पास उन्होंने हिट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गया है। इन्होंने मास्क की, इन्होंने शहरों में की, इन्होंने आबादियों पे की, बच्चे जो है शहीद हुए हैं। ये इसको तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना चाहिए कि वो जंगी जुराइम का वो मुर्तकिब हो रहा है इंडिया, उससे जवाब मांगा जाए, जबकि इसके बदले में पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तान के दिफा ने सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशन को जो है ना वो हिट किया है। मैं ये समझदा और फिर बता कर किया है। देखिए, अब भी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ी होती, पाकिस्तान के एक जिम्मेदाराना मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करती, फिर ये मानना पड़ेगा कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने माजी में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, यानी आज से एक हफ्ता पहले, मैं इसी चैनल पे ये बात कर चुका हूं। देखें, ये नेक्सस है मूसाद का, रा का, और इसमें सीआई भी मुलव्वस है। ग्रेटर इसराइल की तकमील चाहते हैं। इंडिया, इजराइल और अमेरिका मिलकर चाइना के लिए मसाइल पैदा करना चाहते हैं, ईरान के लिए करना चाहते हैं, और रशिया के लिए करना चाहते हैं। अगर वो मेरी आवाज सुन सकते हैं तो सुन लें। मुस्तकबिल में आप पे भी असाल्ट हो, जहां वो इजराइल को बिठाना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान पे कब्जा करना चाहते हैं, फिर इससे रशिया को और चाइना को, ईरान को और पाकिस्तान को जो हिट करेंगे। खुदा के लिए आप इकट्ठे हो जाएं। आपने चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, ये जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे, अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलेगा, हम इजराइल, इंडिया और अमेरिकन को जवाब नहीं दे सकते। सही है। अच्छा अब्दुर्रहमान जी, पाकिस्तान ने आज जो S-400 भारतीय दिफाई निज़ाम और इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम को तबाह किया है, ये इसकी क्या अहमियत है? क्या पाकिस्तान के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है जिसका शायद इंडिया को इदराक नहीं था कि वो बगैर सोचे समझे पाकिस्तान की तरफ लपक पड़ा और पाकिस्तान को उसने ललकार दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की फौज की और एक पेशा वराना महारत का एक मुंह बोलता सबूत है। जहां तक ये S-400 दिफाई निज़ाम की बात है, इसकी जो मालियत है इंटरनेशनली, ये $1.5 अरब अमाउंट का ये पूरा सिस्टम है जिसको आज पाकिस्तान की फोर्सेस ने निस्तो नाबूद किया है। बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन की है। इस वॉर को प्लान करने में भारत ने बहुत जल्दी की। भारत की पाकिस्तान के बारे में जो असेसमेंट थी, जो इवैल्यूएशन थी, वो 100% गलत साबित हुई है। और जो भारत के पे मास्टर हैं, चाहे वो इसराइल में बैठे हैं, चाहे वो CIA की फॉर्म के अंदर बैठे हैं, जो कल तक ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और भारत की जंग में वो मुदाखलत नहीं करेंगे, ये अमेरिका की जंग नहीं है, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। आज का जो पार्टनर था पाकिस्तान दुनिया में, इस मशरिक़े वुस्ता के अंदर और इस पाकिस्तान के अंदर, जो मशरिक़ के अंदर, उन्होंने चाइना के मुकाबले में एक ऑल्टरनेटिव ताकत भारत को
आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट करने की कोशिश की थी, आज उनको लाले पड़ गई। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की वॉर नहीं है, ये सिर्फ हाइब्रिड वॉर नहीं है, ये वॉर ऑफ नर्व्स भी है, ये वॉर ऑफ कम्युनिकेशन भी है। और आपको ये पता है कि भारत जो अपने आप को इलाके का चौधरी कह रहा था, जो अपने आप को दुनिया की तीसरी आलमी मईशत बनाने के दावे कर रहा था, इस वक्त आप भारत की इकोनॉमी की सूरत हाल देखें, अरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है भारत की तिजारत को, इकोनॉमी भारत की इस टाइम, भारत का जो रुपया है वो बड़ी तेजी के साथ नीचे गिर रहा है। और भारत की वजह से जो बेइज्जती राफेल तैयारों की हुई है वो भी तारीख के अंदर याद रखी जाएगी कि वो राफेल तैयारों की भी जो मार्केट है वो भी गिर गई है। और ये पाकिस्तान कितना खुशकिस्मत साबित हुआ चाइना की वॉर इंडस्ट्री के लिए कि पाकिस्तान का क्रेडिट भी अब चाइनीज तैयारों को मिल रहा है और उस चाइनीज तैयारे की जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ गई है। लेकिन ये एक बात हमें जरूर समझनी चाहिए, ये क्रेडिट सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये क्रेडिट सिर्फ जहाजों, टैंकों, तोपों और मिसाइल्स का नहीं है। अ मैन बिहाइंड गन, ये उस अजीम इंसान की भी इसमें कंट्रीब्यूशन है जो उस मिसाइल के पीछे खड़ा है, उस तैयारे को उड़ा रहा है। तो यहां पर जब हम क्रेडिट दे रहे हैं तो हमें पाकिस्तान की जो फौज है उसको हमें क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि क्या ऑपरेशन बुनियान मरसूस, ये जो बुनियादी तौर पे सीसा पिलाई हुई दीवार है, क्या भारत को सबक मिल गया या भारत अभी मिस एडवेंचर करने की, मजीद गलत फहमी को मजीद दूर करने के लिए कुछ और इक़दामात भी करेगा? मेरा ख्याल है कि अभी जंग खत्म नहीं हुई, अभी एक टेस्ट किया गया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का मुरैल चेक किया गया है, पाकिस्तान की फाइट बैक जो कैपेसिटी है उसको जो रेजिस्टेंस है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान को टेस्ट करने की कोशिश की गई। बिल्कुल अब्दुर्रहमान भाई बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके से आज पाकिस्तान ने जवाब दिया है, जैसे अब्दुर्रहमान कह रहे हैं कि इसको टेस्ट करने की कोशिश की गई है, क्या भारत दोबारा कोई जुर्रत कर सकता है, पाकिस्तान की तरफ दोबारा मैली आंख से देख सकता है? अलवी भाई, हिंदुस्तान ने जो डिजाइन किया था और जो ट्रैप पाकिस्तान के लिए बिछाया था, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान उस ट्रैप में खुद फंस गया है। और वो जो सुप्रीमेसी ना सिर्फ पाकिस्तान के अगेंस्ट बल्कि इस पूरी रीजन में और ग्लोबल लेवल पे जो अचीव करना चाहता था, उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। सही। और ये बैठ के इनको जरूर सोचेंगे, ये जरूर। और अगर ये वार प्रोलॉन्ग करते हैं, इनके ये ज़हन में था कि वार ऑफ एट्रिशन में शायद पाकिस्तान को शिकस्त देंगे बिकॉज हमारी इकोनॉमी शायद उस लेवल की नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम उनके हर इवल डिजाइन को शिकस्त देंगे। लेकिन इससे मैं दो तीन चीजों की तरफ आपकी तवज्जो और अब सब अपनी तवज्जो भाइयों की दिलाना चाहता हूं कि हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि जो इस वक्त रूलिंग एलीट हिंदुस्तान में उसका माइंडसेट क्या है। जी, माइंडसेट उनका बुनियादी तौर पे, और वो किस तरह पार में राइज किया है उन्होंने। जी, बुनियादी तौर पे वो हिंदुत्व माइंडसेट है। जी बिल्कुल। वो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों और जितनी बाकी माइनॉरिटीज हैं उनके अगेंस्ट नफरत पे बुनियाद पे है। और ये वाहिद मुल्क है सब कॉन्टिनेंट में, जब भी उनके इलेक्शन होते हैं तो वो सबसे ज्यादा एंटी पाकिस्तान रेटरिक वहां पे चलता है। सही। यानी वो जो भी वहां पे, ये खासकर बीजेपी जब से आई है, वो ऐसे लगता है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं। ये है वो माइंडसेट, जो माइंडसेट इस वक्त पार में हिंदुस्तान में आया हुआ है। अब इसको वो अचीव करने के लिए आप अंदाजा करें, पहलगाम का वाकया होता है और वो स्टेट में कहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है हम उसको जो है वो हेल्ड इन अबेंस कर रहे हैं। जी। यानी कोई सरफिरा आदमी ये बात कर सकता है, यानी सरफिरा जो रूलिंग एलीट ये बात कर सकता है कि वो मुआहदा जिसने 1965 की जंग को बर्दाश्त किया, 71 को किया, कारगिल को किया, और पहलगाम के एक टेरर वाक़े को बहाना बना के उन्होंने एक इंटरनेशनल इंडस वाटर ट्रीटी जो था, रिकग्नाइज्ड ट्रीटी था, उसको उन्होंने हेल्ड इन अबेंस कर दिया। तो ये वो माइंडसेट है जो वो पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ना चाहता था।
और वो बुनियादी तौर पे उसके ऑब्जेक्टिव बहुत डिफरेंट थे। वो यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सीट हासिल करना चाहता था। वो एक हेजेमोनिक पावर यहाँ पे अपने आप को सब कॉन्टिनेंट में और इस रीजन में अपने आप को एक पोर्ट्रे करना चाहता था। मैं समझता हूँ ये जंग हिंदुस्तान को बहुत महंगी पड़ेगी इन लॉन्ग टर्म। इसके इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, डिप्लोमेटिक और रीजन के ऊपर हिंदुस्तान के लिए बहुत ही डिजास्टरस है। लेकिन मैं पहले जो जैसे न्याजी साहब ने बात की, मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। अफवाज पाकिस्तान बड़ी दलेरी के साथ, महारत के साथ और सोचे समझे मंसूबे के तहत हिंदुस्तान का जवाब दे रही हैं और अपने मुल्क का दिफा कर रही हैं। लेकिन एक एलिमेंट जिसकी थोड़ी सी कमी महसूस मुझे हो रही है, वो है पाकिस्तान के अंदर जो सियासी और पॉलिटिकल और कौमी यकजहती का जो अंसर है वो कमजोर है। जो पाकिस्तान के जो मुक्तदर हल्के हैं उनको चाहिए कि इस एस्पेक्ट पे तवज्जो दें, बिकॉज फौज प्रोलॉन्ग्ड वार तभी कर सकेगी जब कौम उनके साथ पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े होगी। और मेरी ये गुजारिश होगी आपके इस फोरम के थ्रू कि पाकिस्तान के अंदर कौमी यकजहती और सियासी यकजहती के लिए करने के लिए जो भी इकदामात हैं उनको जल्द अज जल्द उठाया जाए ताकि हम हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम को खात्मे में ला सकें। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल नैज साहब, इस हिंदुत्वा माइंड सेट की बात की है अभी ब्रिगेडियर साहब ने, ये बात ठीक है कि उधर वहाँ पे जो रूलिंग एलीट है इस वक्त वो एक इंतहा पसंद जो हिंदुत्वा सेटअप है, माइंड सेटअप है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि जिस लेवल के ये नुकसान पहुंचा है आज भारत की इंस्टॉलेशन तो इसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये जो एक वहाँ पे इंतहा पसंद जो एक सेटअप है इसको कोई धचका लगा है? देखें, इनको ज़बरदस्त धचका लगा है, मगर जो डॉक्ट्राइन चल रही है ना भारतीय जनता पार्टी में, अगर आप वाजपेयी का दौर देखें तो उसमें ये जो RSS है जिसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और शिवसेना, इनका इतना असर नहीं था जब बजरंग दल का नहीं था। लेकिन जब मोदी आया है, मोदी को जब क़यादत सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी है, तो वहां पे उनकी डॉक्ट्राइन जो है ना वो गालिब आ गई है। मैं नहीं समझता कितने भारी और जानी माली नुकसान उठाने के बाद इंडिया जो वो बात है वो कभी नहीं आएगा। जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि हमें उस पर एतबार नहीं है। रिलायंस जो है ना अगर एस्टेब्लिश करेंगे तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसमें सालिस का किरदार अदा करना पड़ेगा, या फिर ऐसा करें जो RS के जो एलिमेंट्स है जो भारतीय जनता पर उसको एक्सपेल करें। उसको जब वो एक्सपेल हो जाएगा और वो जो पॉलिटिकल एक सोच है जो भारत के जो जमहूरी सोच है, जब तक वो गालिब नहीं आएगी भारत ऐसी एस्केलेशन करता रहेगा, ये स्ट्राइक करता रहेगा। हम बिल्कुल अपने दफा के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और हम कभी भी उस पर एतबार नहीं करेंगे और ना करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वाकई भारत तो एतबार के काबिल नहीं है। अब्दुर्रहमान, ये जो राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस तरबीती मरकज को तबाह किया गया है, इसकी क्या अहमियत है और ये वहां क्या हो रहा था? क्या इससे कोई पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में कोई फर्क आएगा? जी, ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, एक नेक्सस है। इससे पहले भी हमने इस किस्म के चीज़ों को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, फॉरेन ऑफिस ने बहुत सारी ब्रीफिंग्स के जरिए, DGISPR ने बड़ी डिटेल के साथ और एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि एक पूरा एक नेटवर्क है रॉ का और वो पूरे पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के अंदर इंटरवीन करता है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को प्रमोट करने की कोशिश करता है। अब से चंद दिन पहले भी हमने जेहलम के अंदर एक शख्स को गिरफ्तार किया, फिर व्हाट्सएप कॉल्स भी बाकायदा तौर पर सुनवाई की कि किस तरीके से माली मावनत की जा रही है, किस तरीके से टारगेट्स दिए जा रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है उसको फरोग देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और किस तरीके से वो लोग जो रियासत को नहीं मानते, रियासत के कवानीन को नहीं मानते, उन्हें किस तरीके से बैरून मुल्क बैठकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें की जा रही है। ये बिल्कुल इसी का एक सेंटर था जो यहाँ पे राजौरी के अंदर ऑपरेट किया जा रहा था बाकायदा तौर पे। ये एक सेंटर नहीं है, पाकिस्तान ने तो अभी सिर्फ एक पत्थर फेंका है, एक हाईलाइट किया है इसको। ये बहुत बड़ी एक मशीनरी और एक नेक्सस और एक नेटवर्क है जो ऑपरेट कर रहा है। आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले
EU डिसइंफॉर्मेशन लैब के हवाले से भी एक पूरी ब्रीफिंग बकायदा तौर पे पाकिस्तान की फौज ने एक प्रेजेंटेशन दी थी, और उस प्रेजेंटेशन के अंदर भी बकायदा तौर पर ये बताया गया कि किस तरीके से फेक न्यूज को चलाया जाता है, किस तरीके से एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। और ये सारे के सारे सेंटर्स हैं, ये सिर्फ ऑन ग्राउंड पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म नहीं कर रहे, बल्कि एक हाइब्रिड वॉर चल रही है। और इस हाइब्रिड वॉर के बारे में एक नया नैरेटिव सामने आया, और वो था 5th जनरेशन वॉरफेयर। और वो कि आप लोगों को इतना तकसीम कर दें, इतना डिवाइड कर दें, और हकीकत से इतना दूर ले जाएं कि कॉमन नैरेटिव ना बन सके, लोगों को कंफ्यूज कर दें, लोगों की अकल और शऊर के ऊपर इतने पहरे क्रिएट कर दें। यानी आप ये देखिए कि पाकिस्तानी मीडिया को एक तरफ रखिए, पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं, जो टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, इंस्टा, फेसबुक, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इंडियंस का मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मैं इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी इस वक्त बिल्कुल इस वार के माहौल में बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं है, बल्कि उसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन को। एक बहुत बड़ी बात है, वरना अगर इंडियन साइड पे देखा जाए तो वहां तो बिल्कुल ब्लैकआउट हुआ हुआ है, वहां पे बहुत ज्यादा परेशानी का आलम चल रहा है। ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या क्या चीजें अभी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस नहीं की, जो नुकसानात आज सुबह भारत को उठाने पड़े हैं पाकिस्तान की तरफ से जब जवाब दिया गया है? तो अलवी भाई, मैं इस सिलसिले में 2-3 चीज़ों की तरफ तवज्जो आप अपने तमाम पैनलिस्ट की और पाकिस्तानी अवाम की दिलाना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के पास एक बड़ी मिलिट्री माइट है, वो चाहे एयरफोर्स में है, ज़मीनी अफवाज हैं, सिविल आर्म्ड फोर्सेज हैं या नेवल हैं। सही। हमें ये बात बिल्कुल अपने जहन में बड़े तहम्मुल के साथ ये बिठा लेनी चाहिए कि वो जितने भी एसेट्स हैं, बल्क ऑफ देम, खास करके जो ज़मीनी हैं और हवाई हैं और जरूरत पड़ने पे इवन जो बहरी हैं, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक हैं। जी बिल्कुल। आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो नेवल आउटरीच है वो साउथ चाइना सी या साउथ ईस्ट एशियन सी के अंदर भी जाएगी, इंडियन ओशन के अंदर भी होगी। बट जब भी जरूरत पड़ेगी, जो इंडियन माइट है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक है, और जब भी वो इस्तेमाल होनी है पाकिस्तान के खिलाफ होनी है। इंडिया को नुकसान हो चुका हुआ है, उसकी जो प्राइड थी वो हर्ट हुई है, वो उनका गरूर और तकब्बुर था वो खाक में मिल गया है। वी हैव एक्चुअली शेकन द इंडियन कॉन्फिडेंस, द कॉन्फिडेंस देयर ऑफ लीडरशिप एंड देयर ऑफ मिलिट्री लीडरशिप, वो हम शेक कर चुके हैं। लेकिन हमें बड़े तहम्मुल के साथ, एक लंबी सोच के साथ ये सोचना पड़ेगा, हमारे जो भी मिलिट्री प्लानर्स हैं, जो हमारे रूलिंग एलीट है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान जो प्लान करके आया था कि वो पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल पाकिस्तान को एक सैटेलाइट स्टेट का वो जो है वो दर्जा देगा, उसको मुंह की खानी पड़ी है। बिल्कुल। तो क्या वो आराम से बैठ जाएगा इतनी अपनी मिलिट्री माइट के साथ? सही। मेरी अपनी सोच और समझ के मुताबिक है कि वो बिल्कुल आराम से नहीं बैठेगा। ठीक है। आफ्टर ऑल इतनी बड़ी इकोनॉमी है। जी बिल्कुल। अगर वो आज पाकिस्तान से शिकस्त खा जाता है तो उसके बाद तो इंडिया को तो फ्यूचर एट स्टेक है। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल के मुताबिक इंडिया पूरी कोशिश करेगा, चाहे वो डी एस्केलेशन की बात करे और उस तरफ जाए और कोई वहां पे स्पेस क्रिएट करे। तो जैसे न्याजी साहब ने कहा, हमें बिल्कुल इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए। सही। हमें एक बड़ी प्रोलॉन्ग्ड और प्रोटेक्टेड वार की तरफ जाना है, और इंडिया की ये पूरी कोशिश होगी, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम एस्केलेट करें टू डी एस्केलेट, लेकिन इंडिया शायद ये ना करे। सही। तो मेरी अपनी क्या है कि हमें अपने तमाम जो जराए हैं उनको कंजर्व करना चाहिए। इंडियन को सबक जो हमने पहले पढ़ाया इसी तरह सबक देते रहना चाहिए, जवाब देते रहना चाहिए, लेकिन ये तवक्को रखना कि इंडियन जो है वो ऑल ऑफ ए सडन वो हथियार डाल देंगे और पाकिस्तान के खिलाफ कोई और कार्रवाई नहीं करेंगे, ये मेरा ख्याल है खाम ख्याली होगी। हमें हर किस्म के हालात के लिए और वर्स्ट सिचुएशन इनसाइड दी पाकिस्तान आल्सो के लिए तैयार रहना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं, दो इट इज स्टिल अर्ली और प्री मैच्योर है, इस चीज ने, ये जो इस वक्त इंडिया ने पाकिस्तान के साथ इस रीजन को जो आग में धकेला है, कुछ चीजों के नुकसानात होते हैं। तो शायद मैं एक मिलिट्री मैन हूं, मैं एक लफ्ज तो गलत कहने लगा हूं, इसके कुछ फायदे भी होते हैं।
कम से कम हमारा जो एक टेक्नोलॉजिकल एज था या जो हमारी एक थ्योरी थी वो हमने प्रैक्टिकली आजमा ली है। सही बात। और साथ साथ हमें शायद ये भी आजमाने का मौका मिलेगा कि इस क्रिटिकल टाइम के ऊपर हमारे साथ कौन खड़ा है। बिल्कुल। और जो खड़ा है बराहे करम कल उसके साथ खड़ा होने की कोशिश करें, कल फिर अपने जाती मफाद की खातिर कहीं और ना स्विच ओवर कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल अब्दुर्रहमान, अभी ब्रिगेडियर साहब ने ये बात की है कि जो इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा है हमें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, कल हमें उससे दगा नहीं करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कौन कौन से ऐसे हमारे हमदम दोस्त हैं जो हमारे साथ खड़े हैं कि जिनकी वजह से हम मिलिट्री सतह पे भी और सफारती सतह पे भी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बात ब्रिगेडियर साहब की 100% दुरुस्त है। चीन पाकिस्तान का टाइम एंड टेस्टेड दोस्त है और ये जो राफेल तारे हमने गिराए हैं ये चीनी जहाजों की मदद से ही ये कारनामा सर अंजाम हमने दिया है। इसी तुर्की ने बहुत खुलकर और बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर पाकिस्तान की सपोर्ट की, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। इसी तरीके से आज़रबाईजान, उन्होंने भी बड़े खुलकर बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर पाकिस्तान की सपोर्ट और हिमायत का ऐलान किया। फिर इसके साथ हम देख रहे हैं जो अरब रियासतें हैं, चाहे वो एक सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, जिसमें सऊदी अरब सरे फहरिस्त है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसमें एक बड़ी सपोर्ट पाकिस्तान को मिली है। देखिए, एक चीज तो हमें समझना पड़ेगा कि ताकत के साथ ताकत जुड़ती है, कमजोर आदमी के साथ कोई नहीं खड़ा होता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दुनिया का असूल है। बिल्कुल, पहले आप खड़े होते हैं और फिर दुनिया आपके पीछे खड़ी होती है। सही बात। पहले आप अपने अंदर यकीन, हौसला, हिम्मत और जुर्रत पैदा करते हैं और फिर दुनिया और कौमें आपके साथ जुड़ती हैं। ये असूल है। आप ये देखिएगा, इस एक वाकये के बाद, इस एक एपिसोड के बाद दुनिया की सोच पाकिस्तान के बारे में तब्दील होगी, पाकिस्तान के दिमाग के बारे में तब्दील होगी। और अब ताकतें पाकिस्तान को एक सीरियस ब्लॉक के तौर पर पहले भी कंसिडर करती थी, अब भी कंसिडर करती हैं। पाकिस्तान की एक जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है और हम ये जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। बिल्कुल, मफादात की बात है सारी। बिल्कुल मफादात की दुनिया है, लेकिन ये जो मफादात हैं ये कॉमनैलिटी के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। पाकिस्तान ने दफाई मैदान के अंदर तो अपना लोहा यकीनन मनवाया है। इस वक्त पाकिस्तान को प्रॉब्लम है इकोनॉमिक वॉर फ्रंट के ऊपर। पाकिस्तान को इश्यूज का सामना है पॉलिटिकल वॉर फ्रंट के ऊपर। आज आपको, मेरा ये ख्याल है, कम से कम शहबाज शरीफ साहब को आप बैरिस्टर गोहर की बजाय आज उन्हें इमरान खान साहब को कॉल करनी चाहिए। बिल्कुल, मौका ऐसा है कि हमें अपने इख्तलाफात को बुला के इस वक्त कौमी, जी बिल्कुल मानिए, इस चीज को तस्लीम कीजिए कि आज तहरीके इंसाफ के हमारे दोस्त वो पाकिस्तान की फौज की फ्रंट लाइन बने हुए, वो आज पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये सबकी फौज है। सियासत बड़ी छोटी है, इख्तिलाफात अपनी जगह पर हैं, लेकिन पाकिस्तान फर्स्ट है, पाकिस्तान का प्राइड फर्स्ट है। और एक चीज और, अलवी साहब, इस क्राइसिस ने हमें एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। हमारी बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है, जिसकी तरफ ब्रिगेडियर साहब इशारा कर रहे हैं, माजरत के उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को उस तरीके से एंगेज नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है अब्दुर्रहमान, कि इस ये जो बड़ा, जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया अब्दुर्रहमान। आपकी कहने की जो मुद्दा है वो यही है कि इस वक्त जो कड़ा वक्त पाकिस्तान के ऊपर है, तो हमें अंदरूनी तौर पे मजबूत होना होगा, हमें सियासी तौर पे मजबूत होना होगा, हमें मुल्क के अंदर जो है वो कौमी सलामती के लिए हमें कौमी सतह पे जो है वो सियासी हमांगी की ज़रूरत है। तो न्याजी साहब, बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमें एक मजबूत कौम बनना होगा, तो हमारे साथ दूसरी कौमें खड़ी होंगी। तो इस वक्त हम किस तरह अपनी कौम को मुतहद रख सकते हैं,
एक मजबूत कौम के तौर पे सामने आ सकते हैं। चूंकि अब ये एक जो चीज़ ट्रिगर हो गई है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा है कि ये एपिसोड अब ओवर नहीं हुआ, अब एक खेल शुरू हो चुका हुआ है और हमने अगर आज उनको पिछाड़ दिया है इंडिया को, तो वो चुप रहने वाले नहीं। इसलिए हमें मजबूत बनना होगा, अपने मामलात को बेहतर करने होंगे, वो सियासी एतबार से हो, माली एतबार से हो। तो आप क्या समझते हैं, क्या तजवीज़ देते हैं, किस तरह हम इन मामलात में आगे आ सकते हैं? देखें अलवी साहब, जिस तरह अब्दुर्रहमान साहब ने और ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया ना, मैं अब्दुर्रहमान साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि हुकूमत को फौरी तौर पर मुक़्तदरा को, वह हुकूमत को इमरान खान को फौरी रिलीज़ कर देना चाहिए। सही। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि इमरान खान जब बाहर आएगा वो कौम के साथ खड़ा होगा। कम अज़ कम PTI का जो डायस्पोरा है वो इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबली वो जो है ना हमारे मौक़िफ़ को, हमारे नैरेटिव को जो है वो लोगों के सामने रखेगा, दुनिया के सामने रखेगा। और हमारी जो हैसियत, हमारी जो एक जिम्मेदार आना, जो स्टेट का जो स्टेटस है, कम से कम उसको जो एक्नॉलेज किया जाएगा। इसलिए देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है यार, आपको पता है आपने जितने उनके खिलाफ इमरान खान का केस दर्ज किया सारी दुनिया जानती है, हम भी जानते हैं, वो भी सारे वो झूठे हैं। तो बराए मेहरबानी उसको फौरी बाहर निकालें, उसको रिलीज करें, उसको साथ मिलाएं। और इमरान खान जो है उसका जो ये सोशल मीडिया है एक्टिविस्ट हैं या डायस्पोरा जो बाहर के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो भरपूर तरीके से इनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, इमदाद करेंगे और हमारे पाकिस्तान का जो है ना बोलबाला होगा। जी बिल्कुल ठीक है। देखें मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब्दुर्रहमान साहब से भी इख्तलाफ ही रखूंगा। देखें हम जब भी सऊदी अरब का जरूरत पड़ती है, जब उस पर कोई उस्ताद गिरती है, हम फौरी दौड़ के जाते हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि MBS को मैदान में आना चाहिए था। चलो कम से कम वो खुद उनको आगे सुलह का जो है ना पैगाम भिजवाना चाहिए था। इसी तरह MBZ जो है उसको भी आना चाहिए था। माजी में हम उनके साथ खड़े, आइंदा भी खड़े रहेंगे। इसमें थोड़ा सा मेरी रिजर्वेशन है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, आज ये जो एपिसोड हुआ है हमारा, हमने एक बदला लिया है, आप क्या समझते हैं कि इसके बाद दुनिया हमें किस नज़र से देखेगी? टेक्नोलॉजी के एतबार से, मिलिट्री सुपरमेसी के हवाले से, हमारी जो हमने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है, इस हवाले से क्या दुनिया हमें कदर की निगाह से देखेगी? अलवी भाई, मैंने एक थोड़ी सी बात इशारा कनायों में की थी और मैं बहुत मशकूर हूँ दोनों भाइयों का कि उन्होंने इसको बिल्कुल खुले अल्फाज के अंदर अवाम के सामने रख दिया। जी बिल्कुल। पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई पॉलिटिकल लीडरशिप जो इस मुल्क के तमाम इकाइयों को परो सकती है, यकजा कर सकती है, उसका नाम इमरान खान है। सही। मैं ये गुजारिश करूंगा मुख्तदार हल्कों से, आपको पता है मैं पहले भी एक लफ्ज इस्तेमाल करता रहा हूं जब से ये वाकया पहलगाम वाला हुआ है कि ये एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी आई है फॉर द रिकोर्स का करेक्शन के लिए पाकिस्तान में आई है। मेहरबानी करके अपनी ईगो के जो छोटे छोटे जो हमने स्पेक्ट्रम बनाए हुए से बाहर निकलें और पाकिस्तान का सोचें, अवाम का सोचें, इस इलाके का सोचें। ये छोटी छोटी जो अनाएं हैं ये सेटल होती रहेंगी। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 बात आपने की है कि पाकिस्तान जो इन्होंने भाइयों ने बात की है, मैं उसको रीइंफोर्स करूंगा। मैं 100% आप इनकी बात से इत्तफाक करता हूं। चाइना को हम लफ्जी जबानी तौर पे कहते हैं कि हमारी दोस्ती हिमालय से मजबूत है, लेकिन मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी जरूरत पड़ती है CPEC, ठीक है मैं मानने को तैयार हूं कि CPEC जो है वो चाइना की जरूरत थी, लेकिन CPEC ने हमें एक सेंटर स्टेज पे दुनिया पे रख दिया है जहां पे आज हम उसके बेनिफिट उठा रहे हैं। अगर ये हमने CPEC भी ना किया हुआ होता और हमें जो वो लॉलीपॉप भेज रहे थे, मुख्तलिफ किस्म का वेस्ट पे आ रहा था, तो शायद आज हमारे पास पल्ले कख भी ना होता। दूसरी बात यह है, हमें ये बात मैं आज थोड़ा सा और रेफरेंस देना चाहता हूँ, मैं देना नहीं चाहता था लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ। हमने यूक्रेन वार के अंदर जो रोल प्ले किया है हमें उसको दोबारा रिकरेक्ट करना पड़ेगा। सही। हमने उस वक्त जो है वो फिर कहते हैं हम प्रॉक्सी के बनते हैं, हम प्रॉक्सीज बनते रहे हैं। हम क्यों प्रॉक्सी बन रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। सही। हमें कितने मिलियन डॉलर या कितने बिलियन डॉलर हमने यूक्रेन वार से कमा लिए, लेकिन उसके जो वूंड हैं वो हमें हर्ट करते रहेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। ये जो बड़ी अंपायर्स होती हैं, बड़े मुल्क होते हैं, जब आप उनके मफादात के खिलाफ जाते हैं तो वो भूलते नहीं है, उनकी मेमोरी में ये फिट हो जाता है। सही।
तीसरी बात जो रीजनल पे मैं आऊं तो अगले दिन एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है जिसमें अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान का ट्राइलेटरल जो है वहां पे एक मीटिंग हुई है। मैं ये समझता हूं कि हमें इसको मजीद मजबूत बनाना चाहिए, इसको रीइंफोर्स करना चाहिए। और जो हम बार बार बात की जा रही थी कि हमें जो अफगानिस्तान है उसके साथ हमें अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। मेरी एक बात समझ में आज तक नहीं आई है, हो सकता है ये दो भाइयां समझा दें कि ईरान का और अफगानिस्तान है, दोनों जहां तक वो उनका रिलीजियस डिफरेंसेस है वो किसी से ढपे छुपे नहीं है, बट इतनी मुखालफत शायद ईरान और अफगानिस्तान की नहीं है जितनी हम रोज उनके साथ बना के बैठे होते हैं। क्यों बना के बैठे हो इसका आपको भी पता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें बहुत रियलाइन करना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा। और आखिरी बात जो आपने कही थी कि क्या इस जो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज और जो हमने इसमें हमें एडवांटेज हुआ है और हमने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इसका असर क्या होगा? इसका असर क्या होना है? इसका असर यह होना है कि आप भी एक एतमाद से बात कर रहे हैं, हम सब भाई बात कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा एतमाद कर रहा है, बात कर रहा है। अगर पाकिस्तानी कौम के अंदर एतमाद होगा, मैं समझ तो दुनिया खुद ब खुद हमारे पास आएगी। सही बात। वो कहते हैं ना कि आप अपनी टांगों पे खड़े हों तो इंशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो आपके साथ कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं। अगर मैं ही लड़ने को तैयार नहीं हूं, मेरी कौम लड़ने को तैयार नहीं है, तो मैं किसी दोस्त से क्या तवक्को रखूंगा? आप इंशाल्लाह इसको जो जैसे मैंने कहा है, हम ठंडे दिल के साथ, प्लान के साथ इस वार को सी थ्रू करें और इसकी कल्मिनेशन एक पॉजिटिव पॉइंट पे होनी चाहिए फ्रॉम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव। इंशाल्लाह अगर वो हम करने में कामयाब अब तक रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आइंदा भी कामयाब रहे। अगर हम इसको कर गए, आई कैन अश्योर यू दिस विल बी द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इन बिकमिंग अ स्ट्रॉन्गर एंड अ रिस्पेक्टेबल कंट्री इन द वर्ल्ड कम्युनिटी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक करे ऐसा ही हो। ब्रिगेडियर साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।